नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, अब उसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके समझ नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले उन वीडियो को देखें। चीजों को क्या है, लिंक करके पढ़ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा समझना क्या होगा, मुश्किल होगा। अगर वो देख लेंगे तो आपको बहुत बेहतर ढंग से ये चीज समझ आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि प्रबंध क्या है, उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया था। प्रबंध की डेफिनेशन क्या बताई गई थी? प्रबंध की डेफिनेशन बनाई थी कि भाई अगर कोई भी क्या है, बिजनेस है या क्या है, व्यवसाय है, तो व्यवसाय हम क्यों ओपन करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। व्यवसाय का उद्देश्य क्या हुआ? लाभ कमाना। अब व्यवसाय के उद्देश्य लाभ कमाने को अगर पूरा करना है तो हमें संसाधनों का जो इस्तेमाल है वो कैसा करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा, व्यवस्थित ढंग से करना पड़ेगा। तो वही डेफिनेशन बताई थी कि भाई उद्देश्यों को प्रभावी मतलब समय पर एवं कुशलता से मतलब न्यूनतम साधनों के साथ पूरा कराने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रबंध कहलाती है। तो कुशलता और प्रभावपूर्णता के बारे में पढ़ लिया था कि प्रभावपूर्णता क्या थी? कार्य को समय पर करना। कुशलता मतलब कम संसाधनों का प्रयोग करते हुए कार्य को पूरा करना या न्यूनतम लागत के साथ पूरा करना, ये चीज क्या थी? कुशलता थी। अब तीसरा वर्ड जो है वो बचा हुआ था, क्या है? प्रक्रिया। तो आज इसके बारे में पढ़ना है कि प्रक्रिया क्या चीज होती है। तो प्रक्रिया यहां लिखा हुआ है प्राथमिक कार्य क्रियाएं, यानी प्रक्रिया किसे कहते हैं? वे प्राथमिक कार्य या क्रियाएं जिन्हें प्रबंध कार्यों को पूरा कराने के लिए करना पड़ता है। यानी अगर हमें प्रबंध करना है, ठीक है, तो प्रबंध कार्य करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कार्यों के एक समूह को पूरा कराना पड़ेगा। तो उन सभी कार्यों को क्या कहेंगे, या उन सभी कार्यों की क्रियाओं को क्या बोलेंगे? प्रक्रिया बोल देते हैं। ठीक, तो इसको समझते हैं कि वो प्रक्रियाएं क्या होंगी। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि कोई भी बिजनेस अगर ओपन करना है तो सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग मतलब नियोजन, हिंदी में बोलते हैं क्या? नियोजन। तो यहीं से पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि प्रबंध कार्य की शुरुआत कहां से होती है, यानी कौन सा कार्य है जो प्रबंध कार्यों में सबसे पहले करना पड़ता है। तो कौन सा कार्य करना पड़ता है? नियोजन या प्लानिंग। ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, लेबर इंस्पेक्टर वगैरह के, उसमें पूछा गया है। उसमें क्या है, पहले मैनेजमेंट आता था, तो उसका क्वेश्चन यही है कि प्रबंध कार्यों की शुरुआत निम्न में से कौन से कार्य से होती है। तो आपको चारों कार्य, 4-5 कार्य दे देगा। तो पहला कार्य कौन सा है? नियोजन। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, ये क्या है? प्रबंध के कार्य भी है और क्या है? प्रक्रिया है। इन्हें क्या बोल देंगे? प्रबंध या प्रबंधन के कार्य। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्या है, इसके अलग अलग टॉपिक भी हैं, यानी इनको डिटेल में भी पढ़ना है। तो 5 टॉपिक तो यही बन जाते हैं आपके कि कार्य कौन कौन से हैं। नियोजन क्या है, ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। संगठन हो गया, नियुक्तिकरण हो गया, निर्देशन हो गया और नियंत्रण हो गया। इन सभी 5 टॉपिक को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यही समझ लेना है, ताकि वहां समझने में क्या हो, आपको आसानी हो। और जो प्रबंध की डेफिनेशन थी, प्रभावी तरीके से एवं कुशलता पूर्वक ढंग से कार्यों को कराना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है ये, यानी कौन कौन से कार्य होते हैं और कौन से कार्य में क्या करना होता है। तो इनको समझना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो आपके 5 टॉपिक आने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर आने वाले हैं, तो इनके क्या करेगा, बेस बनाएगा। उनको समझने में क्या होगी, आपको आसानी होगी। और निश्चित ही इनसे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो भी सिलेबस है उससे ही बनेगा, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हवा हवाई होते हैं, तो उनको हमें सॉल्व नहीं करना होता। जैसे अगर 25 क्वेश्चन सामान्य प्रबंधन में आना है तो 4-5 क्वेश्चन मैक्सिमम या 6-7 ऐसे हो सकते हैं जो हवा हवाई हो, जो हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस हो या जो हम पढ़ रहे हो उससे ना आए।
लेकिन मैक्सिमम जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो इससे आ जाएंगे, और जो भी आपकी मैनेजमेंट में समझ होगी वो क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। और जो भी 3-4 क्वेश्चन हवा हवाई आते हैं तो उनको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर उन हवा हवाई के चक्कर में पड़ेंगे तो हम ये 20 या जो 22 क्वेश्चन है इनको नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम में क्या है, जैसे 200 नंबर का अगर आपका पेपर होना है तो आपको मैक्सिमम कितने की जरूरत है, 150 से 160 की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और हो सकता है कि पेपर के अकॉर्डिंग, अगर पेपर क्या है कमजोर आता है, सरल आता है, थोड़े बहुत और ज्यादा चले जाए। अन्यथा अगर पेपर का स्टैंडर्ड ठीक रहेगा तो इसमें क्या है 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट को मैनेज करना सामान्य बात नहीं है। और जो भी 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं वो क्या है बहुत कोर सब्जेक्ट है, यानी सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति को वो आने चाहिए, लेकिन नहीं आते हैं। तो यही समस्या है, तो जो क्या है सिलेक्शन करवाने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ क्या देखना है, 8 सब्जेक्ट को आपको मैनेज करना है और लगभग 150 से 160 नंबर लाने हैं। इसका मतलब 30 से 40 नंबर ऐसे हैं जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं, इस 30 से 40 क्वेश्चन के चक्कर में आपका क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिनका वास्तविक लेना देना इससे नहीं होता। तो हमें अभी क्या करना है, केवल उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं। और जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो क्या करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सबसे पहले लगाने हैं, और जो भी स्टैंडर्ड पेपर है केवल उन्हीं को लगाना है, यानी एग्जाम में आए हुए हैं। और अन्य उसके अलावा तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि जो पेपर सेट करने वाले हैं उनको पेपर सेट करने का तरीका ही नहीं है, उसका अनुभव ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल और केवल उन चीजों पे फोकस करना है जिससे हमारा सिलेक्शन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, प्रबंध के कार्यों को देखते हैं, यानी वर्क ऑफ मैनेजमेंट। इनको देखेंगे प्रबंध में हमें कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। तो पिछले वीडियो में बताया गया था कि प्रबंध की शुरुआत कहां से होती है, यानी कोई भी अगर बिजनेस खोला तो उसमें क्या है, हमें संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने संसाधनों का क्या कर लिया, जुगाड़ कर लिया, भूमि, पूंजी और श्रम, कच्चा माल और मशीनें। उसके बाद क्या कर लिया, हमने अपने बिजनेस के उद्देश्य तय कर लिए कि हमें क्या करना है, 4 से 8 महीने जीवित रहना है, यानी सरवाइव करना है, मार्केट में बने रहना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद लाभ कमाएंगे, और लाभ अगर ज्यादा मात्रा में होता है तो हम अपने बिजनेस की बढ़ोतरी या बढ़ावा करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा बिजनेस क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, ठीक है, और हमारा नाम हो सके। तो हमने उद्देश्य तय कर लिए, उद्देश्य तय करना है तो हमें कार्यों का क्या करना है, प्रबंधन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी काम को करने से पहले योजना बनाते हैं, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो ये किस काम का हिस्सा होता है, नियोजन का हिस्सा होता है, और ये प्रबंध का प्रथम कार्य है। क्वेश्चन आएगा, बहुत मोस्ट है, कि प्रबंध की शुरुआत कहां से होती, तो नियोजन से होती है। प्रबंध का पहला कार्य क्या है, नियोजन करना है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, प्लानिंग करना। इस तरह से लिखा आ सकता है, इसीलिए इंग्लिश वर्ड भी आपको याद करना है। अगर समझ नहीं आया तो इंग्लिश तरफ देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड लिखा है, कभी कभार इसी में गलती हो जाती। तो क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति द्वारा कराना है, ठीक है। तो इन सब चीजों का क्या है, एक सेट तैयार किया जाता है, एक कार्यक्रम तैयार किया जाता है कि क्या, कब, कैसे, क्यों करना है, और किस उद्देश्य को लेकर के करना है, और जो हमारा उद्देश्य है उसको लेकर के नीतियां क्या होगी, यानी किस आधार पे हमें क्या करना, आगे बढ़ना है। तो इन सब चीजों के जो कार्य होते हैं या जो सेट होता है वो कौन से कार्य के अंतर्गत आता है, नियोजन के कार्य के अंतर्गत आता है, ठीक। तो पहला काम हो गया प्लानिंग, या आपने प्लान कर लिया कि हमें बिजनेस कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये चीज जब तय हो जाती है, यानी हमने क्या कर लिया, प्लान बना लिया। जब प्लान बना लिया तो उसको एग्जीक्यूट करना है, यानी क्रियान्वित करना है। तो काम के लिए क्या होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए या ढांचा होना चाहिए। तो हमने उदाहरण किस चीज का लिया था, कोचिंग इंस्टीट्यूट का लिया था, कि हमें कोई क्या करना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना है। तो उसमें क्या है, अगर हमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 यानी पटवारी या एडीईओ या असिस्टेंट मैनेजर या जनसंपर्क अधिकारी, इन सब चीजों की पोस्ट को अगर क्या करानी है, तैयारी करानी है, तो हमारे इस तैयारी में 8 टॉपिक आने हैं, 8 विषय आने हैं। तो हमें 8 विषयों को मैनेज करने के लिए या पढ़ाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, 8 शिक्षकों की, या 8 विषयों में दक्ष शिक्षकों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। और क्या है, जो मैनेजमेंट करने के लिए उन लोगों की जरूरत पड़ेगी, मतलब 10, 12, 15 लोगों की आवश्यकता हमें
पड़ेगी। तो हमने क्या कर लिया, एक समूह बना लिया, उसका सिस्टम तय कर लिया कि संबंधित व्यक्ति ये चीज कराएगा। तो भाई मैथ का टीचर, रीजनिंग का टीचर, हिंदी का टीचर, इंग्लिश का टीचर, इस तरह से कार्यों को बना लिया। तो यानी हमने किसका निर्माण कर लिया, अपने एक संगठन का निर्माण कर लिया। तो संगठन में कौन कौन से काम होंगे, यहां लिखा हुआ है, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए, मतलब लागू करने के लिए जो हमने क्या है प्लान बना रखा है, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, किस ढंग से करना है, कुशल एवं प्रभावी संगठन का निर्माण करना है। किस तरह के संगठन का, कुशल, कुशल मतलब जो क्या करे, न्यूनतम साधनों का इस्तेमाल करे, यानी कम से कम खर्चा है। और प्रभावी मतलब क्या है, और तैयारी 15 मार्च से पेपर है, तो इसका मतलब क्या है, 15 मार्च से पहले वो क्या करे, पूरी तैयारी करा दे। तो हमें इसके लिए क्या है, इस तरह के सिस्टम का निर्माण करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, संगठन में क्या क्या होगा, हम टीचर्स को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, उनमें क्या करेंगे, कार्यों का विभाजन करेंगे और उनको जिम्मेदारियां सौंपेंगे। तो संगठन में कौन कौन से कार्य होते हैं, तो नेक्स्ट इसमें स्लाइड में देखते हैं। अब संगठन के कार्य है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि कार्य की क्या करेंगे, पहचान करेंगे, यानी हमने किस उद्देश्य को लेकर के ये संगठन ओपन किया है। और अगर कोई उद्देश्य है जैसे पढ़ाने का, तो पढ़ाने का है, तो इसका मतलब हमें टीचर की आवश्यकता होगी। तो कार्य की पहचान हो गई कि हमें किसकी आवश्यकता है, टीचर की, जो क्या करेगा, टीचिंग या पढ़ाएगा। और क्या करेंगे, 8 विषय हैं, तो उनमें क्या करेंगे, कार्यों का विभाजन कर देंगे कि भाई इस व्यक्ति को ये चीज पढ़ानी है। फिर उनको क्या करेंगे, कार्य सौंप देंगे। कार्य सौंप देंगे तो ये क्या है, एक छोटा संस्थान था। अगर कोई बड़ा संस्थान होता या अन्य कोई बिजनेस वाला संस्थान होता, तो उसमें क्या है, कई सारे अधिकारी होते या कई सारे विभाग बनाए जाते हैं। जैसे कर्मचारी चयन मंडल क्या करवा रहा है, आपके एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो उसमें क्या होगा, एक सुरक्षा विभाग होगा, एक गोपनीय विभाग होगा, एक परीक्षा विभाग होगा, एक प्रिंटिंग डिपार्टमेंट होगा जो पेपर को प्रिंट करने का काम पहले करता था, जो ऑफलाइन पेपर होते थे। अब एक क्या है, सॉफ्टवेयर वाला डिपार्टमेंट होगा जो क्या करेगा, आपका पेपर क्या करेगा, अपलोड करेगा, और उसके सॉफ्टवेयर को देखेगा कि भाई समय से पेपर होना है, तो उसमें सही ढंग से पेपर क्या है, अपलोड हुए या नहीं हुए। तो इन सब को मिलकर के क्या है, डिपार्टमेंट बनते हैं, और वो आपस में क्या करेंगे, समन्वय करेंगे। जैसे अगर पेपर 15 मार्च से होना है, तो क्या करेगा, जो एग्जाम कंट्रोलर है वो क्या करेगा, पेपर बनाने वालों से पेपर बनवाएगा। तो वो पेपर क्या करेगा, समय से अगर बनाएगा, समय से बनाएगा, तो जो भी टाइप राइटर है उसको काम सौंपेगा कि भाई ये व्यक्ति क्या कर दे, टाइप कर दे। वो टाइप कर देंगे तो फिर उनकी टीम क्या करेगी, उसको अपलोड करेगी। तो अपलोड करने की व्यवस्था भी करेगी। तो अगर पेपर बनाने वाले ने समय पर पेपर नहीं बनाया, तो वो क्या है, टाइप नहीं कर पाएगा, टाइप नहीं कर पाएगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा, और अपलोड नहीं होगा या उसका मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो आपका 15 मार्च से पेपर कंडक्ट नहीं हो पाएगा। तो एक एजेंसी क्या है, इसमें बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। तो अलग अलग विभाग बनाया गया है और विभाग प्रमुख बनाया जाएगा, और सबके बीच में क्या करना पड़ेगा, समन्वय बनाना पड़ेगा, संवाद स्थापित करना पड़ेगा, ताकि वो मैसेज को क्या कर सकें, फॉलो अप करवा सकें। कि जैसे एग्जाम कंट्रोल ने पेपर बनाने वाले को सौंपा, तो पेपर बनाने वाले से क्या संबंध बनाना पड़ेगा। फिर वो किसको देगा, टाइप करने वाले को दिलवाएंगे, यानी वो डिपार्टमेंट अलग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर ऑफलाइन पेपर होता तो उसकी प्रिंटिंग होती। अब अपलोड करने वाला है, यानी ऑनलाइन पेपर होना है, तो वो क्या करेंगे, उसमें अपलोड करवाने वाले को। तो एक दूसरे का क्या है, ये चैनल बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, विभाग उसमें क्या है, निर्धारित होंगे। और एक विभाग अगर दूसरे विभाग को समय पर कार्य नहीं सौंपता है, तो वो कार्य नहीं हो पाएगा। उसके बाद यही चीज जो हमने बताई कि सूचना प्रसारित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, संबंध स्थापित करना पड़ेगा कि भाई संबंधित व्यक्ति के पास सूचना पहुंच जाए कि भाई आप समय से क्या कर दो, पेपर बना दो, ताकि वो टाइप हो जाए, अपलोड हो जाए और समय से पेपर कंडक्ट हो सके। तो उसके लिए एक संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, यानी एक ढांचा बनाना पड़ेगा कि कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा। तो ये सब चीजें किस चीज में आती हैं, संगठन का हिस्सा होती है। तो पहला काम हमने कौन सा पढ़ा, पहला काम पढ़ा है नियोजन का, प्लानिंग का। दूसरा काम पढ़ा है कि नियोजन या प्लानिंग कर लिए, उसके बाद एग्जीक्यूट करने वाले होना चाहिए, यानी क्रियान्वित करने वाले होना चाहिए। तो क्रियान्वित करने के लिए हमें एक किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, संगठन की। अब मान लीजिए हमने संगठन बना लिया, तो संगठन बना लिया तो उसमें लोगों की क्या करनी पड़ेगी, नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो हमने मान लीजिए क्या है, परीक्षा कोचिंग ओपन करनी थी, तो हमने क्या कर ली, लोगों की या टीचर्स की नियुक्ति कर ली। तो क्या करना पड़ेगा, किसकी नियुक्ति करेंगे, जैसे आप लोग एग्जाम दे रहे हैं पटवारी पद का, तो आपकी नियुक्ति की जा रही है।
लेकिन किन लोगों में से की जा रही है? लगभग 10 से 15 लोग क्या करेंगे, फॉर्म डालेंगे और उसमें से पटवारी पद के लिए 6755 या अन्य पोस्ट जो भी है एडीईओ वगैरह की 508 पोस्ट उसकी हैं और 95 पोस्ट किसकी हैं, असिस्टेंट मैनेजर की। ऐसे ही अन्य सारी पोस्ट हैं, तो उनमें से लगभग 8 से 10,000 लोगों का क्या करना है, चयन करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेगा कर्मचारी चयन मंडल, एक परीक्षा आयोजित करेगा। अब आप अपने यहाँ अगर टीचर को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसी हिसाब से कर सकते हैं कि आप किस तरह की योग्यता उसमें चाहते हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं किसका, आपका, कि कर्मचारी चयन मंडल आयोग जो है भोपाल, वो क्या कर रहा है, आपका चुनाव करेगा। वो किससे करेगा चुनाव, 10 से 15 लाख लोगों के बीच में से करेगा और पेपर करा के करेगा। और पेपर में कितने सब्जेक्ट आने हैं, 8 सब्जेक्ट आने हैं। तो उसने क्या कर लिया, आपका चुनाव कर लिया। जब आपका चुनाव हो जाएगा, यानी जब आप पटवारी बन जाएंगे या अन्य किसी पोस्ट में पहुंच जाएंगे, तो आपको क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा और यहीं से आपकी क्या हो जाएगी, वेतन चालू हो जाएगी। पहले दिन से, जिस दिन से ही आपका क्या होगा, प्रशिक्षण होगा। जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर अच्छा काम करते हैं तो 5 साल बाद क्या होता है, डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं। तो लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर 5 साल में हो, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि 5 साल में उसको कराना है या नहीं कराना है। तो अगर आप बेहतर काम करते हैं या बेहतर आपको अनुभव है और आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो 5 साल बाद अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे तो आप किसका एग्जाम देंगे, नायब तहसीलदार का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक, जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी, जो उसमें जो अच्छा स्कोर करेगा, यानी आप किसमें प्रमोट हो गए, नायब तहसीलदार पोस्ट पे प्रमोट हो गए। जब आप काम करेंगे तो कार्य के दौरान क्या होंगे, आपके स्थानांतरण होंगे। जैसे मान लीजिए आपका किसी अन्य जिले में हो गया, आपका गृह जिले में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसका कारण क्या है, कम नंबर आने की वजह से। तो आपका क्या होगा, 3 साल में जब परिवीक्षा अवधि खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या है, पॉलिसी के माध्यम से, संविलियन नीति के माध्यम से क्या हो जाएगा, आपका स्थानांतरण आपके गृह जिले में हो जाएगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको पोस्ट प्रेफरेंस में क्या देना है, जिस जिले में आप वर्तमान में हैं, जहां चाहते हैं, तो वही देना है। अगर आपके नंबर ज्यादा आएंगे तो सबसे पहले वही मिलेगा, और अगर नंबर कम आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा जिला मिल जाएगा। तो उसके बाद 3 साल तक आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या है, ओवरऑल आपका जिला मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, अगर आप गलत काम कर देते हैं तो आपकी पदोन्नति या डिमोशन भी हो जाएगा। यानी अगर आप उच्च पोस्ट में हैं, तो अगर आपने क्या है, गबन कर दिया पैसों का, तो आपका क्या होगा, डिमोशन भी किया जा सकता है। लेकिन डिमोशन क्या है, पटवारी से नीचे तो कर नहीं सकते, पटवारी क्या है, सबसे निचली पोस्ट है। तो आपको क्या है, अगर नायब तहसीलदार आप बन गए हैं तो कर सकते हैं किसी न किसी पोस्ट पर। लेकिन जनरली ऐसा क्या है, बहुत कम होता है। या तो आपको सेवा से पृथक कर दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है। ठीक, और अब जब आप क्या करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, यानी 60-62 साल के हो जाएंगे, तो जो भी रिटायरमेंट उम्र होगी उस समय, तो आपकी क्या है, सेवा मुक्ति हो जाएगी। तो और ये सब काम हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, पारिश्रमिक के लिए। यानी अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या है, रोजगार प्राप्त हो जाए, यानी हमें क्या मिलने लगे, वेतन। अगर वेतन नहीं मिलेगी तो हम क्या करते, परीक्षा का फॉर्म नहीं डालते। ये क्या है, एक कड़वा सत्य है। तो इंसान की आजीविका के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या होती है, रुपए या पैसे। ठीक है, तो ये किस रूप में मिलती है हमें, वेतन के रूप में, जब हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो संगठन बन गया, तो संगठन में किसकी आवश्यकता पड़ेगी, नियुक्तियों में। नियुक्ति होगी तो अपनी नियुक्ति से ही समझ लेना है कि हमारी नियुक्ति में कौन कौन से काम होंगे। और नियुक्तिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं स्टाफिंग। इस वर्ड को याद रखना। पूछा जा सकता है कि निम्न में से स्टाफिंग में कौन सी चीज शामिल नहीं है। हम क्या करेंगे, जब इस सब्जेक्ट को, मतलब एक टॉपिक को खत्म कर लेंगे, प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व को, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको समझ आ सके कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है या नहीं है। तो इसमें क्या होगा, नियुक्तिकरण में ये सारे काम आते हैं। तो इससे नियुक्तिकरण से ही आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि निम्न में से स्टाफिंग कैसे कहते हैं। तो उसमें वर्ड लिख देगा, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण या सभी। तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ठीक, अब अगला काम क्या आता है, जब आप काम करेंगे तो बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो आपने आपस में क्या करना पड़ेगा, आपको संवाद स्थापित करना पड़ेगा। तो उपयुक्त संचार व्यवस्था भी हमें क्या करनी पड़ेगी, संगठन में बनानी पड़ेगी। तो नियुक्तिकरण जब होता है तो उसमें उपयुक्त संचार व्यवस्था आती है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जब आप जमीन लेवल पे काम करते हैं, यानी पटवारी पद का काम करेंगे, तो कोई भी कार्य अगर आता है विशेष रूप से,
तो चूंकि काम आपको ही करना है तो अधिकारी वर्ग क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई संबंधित काम किस ढंग से बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक, तो आप उनको बताएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप में आपको ही ओवरऑल काम करना है, अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं होती है। खामी लोग पटवारी एक ऐसा पद है जो क्या कर देता है, कठिन से कठिन काम को सरल कर देता। तो हम आपको ही क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो काम अगर समय पर नहीं होता तो वो आपसे क्या करेंगे, पूछेंगे, और प्रबंधकीय निर्णयों में क्या करेंगे, आपको शामिल करेंगे। अब क्या होगा, कई बार आप काम नहीं कर पाते हैं, या समय पर नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रही है चीजें, तो आपको क्या है, बताया जाएगा कि आप कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो जो भी संबंधित साथी आपका बेहतर ढंग से करेगा, तो आपको अधिकारी आप कहेगा भाई संबंधित व्यक्ति से आप ये चीज पूछ लो कि भाई आपने इस काम को कैसे कर लिया। तो कुशलता बढ़ाने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, समय समय पर परामर्श दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, नियुक्तिकरण के अंतर्गत आते हैं। जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो आपसे क्या करवाया जाएगा, फील्ड में काम करवाया जाएगा। तो फील्ड में अब काम करना आपको नहीं आता है, केवल क्या है, आपको ट्रेनिंग दी गई है, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। तो उसमें क्या है, काम को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, यानी कोई ना कोई आपको बताने वाला होगा। तो इसमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण रखी है कि प्रबंधकीय निर्णयों को वास्तविक रूप में क्या करना है, लागू करना है। तो ये काम किसके अंतर्गत आता है, निर्देशन में। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रबंधकीय निर्णय कौन लेता है, ये प्रबंधक लेते हैं। प्रबंधक कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे जब प्रबंधक के स्तर की बात करेंगे। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, और नीतियों कानून को बनाना या उनमें समन्वय बनाना किसका काम होता है, प्रबंधक का काम होता है। ठीक, और कार्यों की क्या करना, निगरानी करना। तो देखेंगे कितने टाइप के होते हैं, बस ये याद कर लेना 3। तो ये भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा कि प्रबंधक के स्तर मुख्यतः कितने हैं। तो कितने स्तर है, 3 स्तर है। ये भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या करना है, वास्तविक रूप से हमें संगठन के कार्यों को करना है, यानी जो भी प्रबंधकीय निर्णय लिए गए हैं उनको वास्तविक रूप में लागू करना है। तो वो किसके अंतर्गत होगा, निर्देशन के अंतर्गत। आपका ऑब्जेक्टिव कैसा बनेगा कि वास्तविक रूप में प्रबंधकीय निर्णयों को लागू करने का काम कौन करता है या किस कार्य के अंतर्गत आता है। तो आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें क्या होगा, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, निर्देशन हो जाएगा। ठीक, अब जो प्रबंध है वो चीज क्या होती है, प्रबंध पहले पढ़ चुके हैं कि उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो हमें दूसरे व्यक्तियों से क्या करना पड़ेगा, काम कराना है। अब काम कराना है तो क्या करना है और कैसे करना है, यानी जब आपकी नई नई नियुक्ति हुई है तो आपको क्या किया जाएगा, वरिष्ठ पटवारियों के साथ में अटैच किया जाएगा, और वो आपका मार्गदर्शन करेंगे भाई कौन सा काम करना है और कैसे करना है। तो यानी वो आपका क्या कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज बताएंगे, और वो देखेंगे कि जैसा बताया गया है वैसा कार्य आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपके कार्यों का वो क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, और आपको परामर्श भी देंगे कि इस काम को इस तरह से भी किया जा सकता है, यानी वरिष्ठ लोग आपको बताएंगे। तो काम की समझ के बारे में बताना कि कौन सा काम कैसे होना है, ठीक, और उसका निरीक्षण करना या परामर्श देना। तो ये काम किसके अंतर्गत आता है, निर्देशन के अंतर्गत आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अब निर्देशन में कौन कौन सी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, ये नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम। ये निर्देशन में क्या है, मुख्यतः 4 क्रियाएं की जाती हैं। ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इन 4 क्रियाओं को हमें देखना है। सबसे पहला काम क्या होगा, पर्यवेक्षण, यानी आपको काम बता दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। तो आपको काम बता दिया तो फिर उसकी क्या करनी पड़ेगी, निगरानी भी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि आप सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। तो काम किस तरह का करा रहे हैं, आपसे संसाधनों का इस्तेमाल करा रहे हैं। संसाधन कितने थे, 5 थे, और भी संसाधन हो सकते हैं, अलग अलग संगठन के हिसाब से हो सकते हैं कि मूल संसाधन की आवश्यकता क्या क्या पड़ती है। तो यहां देखेंगे, अब जब आपका पर्यवेक्षण होगा या सुपरविजन होगा तो उसमें देखेगा कि जो आपको निर्देश दिए गए हैं आप उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, पर्यवेक्षण। अब आप क्या कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री या उद्योग में काम कर रहे हैं तो वहां आपको सुपरविजन किया जा रहा है। तो कच्चा माल या जो है
या जो मशीनें हैं उनका उपयोग आप क्या है सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं, या आप क्या कर रहे हैं रॉ मटेरियल ज्यादा डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा वेस्टेज होगा, यानी आपके संसाधनों का अपव्यय होगा, फालतू खर्च होगा, जिससे क्या है आपकी लागत बढ़ेगी, और लागत बढ़ने से क्या हो जाएगा लाभ कम हो जाएगा, जो क्या है हमारे संगठन पर या व्यवसाय पर भारी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है लाभ कमाना है। तो हमें क्या करना है, कार्य निर्देशन के अंतर्गत सबसे पहला काम कौन सा आएगा पर्यवेक्षण, यानी आपका सुपरविजन किया जाएगा कि आप काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा काम आता है संप्रेषण। संप्रेषण में क्या आएगा, आपको जो प्रबंधक होगा वो बताएगा अधीनस्थों को, यानी जो उसके अधीन काम कर रहे हैं बताएगा कि कौन सा कार्य क्या करना है, कैसे करना है, इसकी समझ कौन विकसित करेगा, जो आपका निर्देशन कर रहा है। यानी संप्रेषण कार्य के अंतर्गत ये काम होगा, आपको बातों के माध्यम से बताया जाएगा कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो इसकी समझ विकसित करेंगे। ठीक, अगला काम कौन सा हो गया नेतृत्व। अब किसी भी संगठन की या व्यवसाय की सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, नेतृत्व या लीडरशिप होती है। इसमें क्या होता है कि अगर नेतृत्व या आपका ऑफिसर क्या है सही है, यानी उससे आपका तालमेल अच्छा है, तो आप क्या करेंगे उसका सहयोग करेंगे, यानी उसने कोई अगर काम आपको सौंप दिया है तो आप उसको बेहतर ढंग से करेंगे, वो वहां उपस्थित रहे या न रहे। तो यहाँ क्या देखना है, इस प्रकार से निर्देशित करना है, यानी इस प्रकार से नेतृत्व करना है कि कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त हो सके, यानी उनसे ऐसा तालमेल बनाना है कि उन पे प्रेशर करके काम नहीं कराना, उनकी स्वेच्छा से काम कराना है कि हमारे अधिकारी ने क्या किया है, ये काम हमें सौंपा तो इसको समय पर करना है, ताकि उनकी बदनामी ना हो या उनको नुकसान ना झेलना पड़े। तो यही क्या है नेतृत्व का सबसे बेहतरीन गुण होता है कि अपने लोगों का क्या कर सके वो सहयोग प्राप्त हो सके। तो ये किस कार्य के अंतर्गत आता है, निर्देशन के अंतर्गत। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है अभिप्रेरणा। अब अभिप्रेरणा क्या है, अगर कोई भी काम होता है तो कई बार क्या करता है डिमांड किसी चीज की क्या है ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है तो उस चीज की वस्तुओं की डिमांड क्या हो गई अचानक से बढ़ गई, यानी ज्यादा खरीदार खरीदने लगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा प्रोडक्शन को या उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। तो उत्पादन को अगर बढ़ाना पड़ेगा मतलब क्या हो सकता है कि ओवर टाइम हमें क्या करना पड़े लोगों से काम कराना पड़े, क्योंकि वस्तुएं तो उतनी ही बन रही थी और उतने समय में जो लोग काम कर रहे थे। तो आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी में क्या है ओवर टाइम का भी प्रावधान होता है कि अगर आप 1 घंटे करेंगे तो जो भी कंपनी होगी अपने हिसाब से 1 घंटे का पता चला 50 रुपए या 100 रुपए या 500 रुपए, वो किस तरह का काम है वो क्या है इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। वो इंसेंटिव अगर आपको दिया जाएगा तो आप काम क्या करेंगे 1 घंटे ज्यादा भी कर सकते हैं, 2 घंटे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा होगा और कंपनी क्या उसका ज्यादा फायदा होगा। तो थोड़ा सा फायदे में हिस्सा वो क्या करेगी इंसेंटिव के रूप में या वेतन या भत्तों के रूप में क्या करेगी वो आपको दे देगी, या तो आपकी वेतन बढ़ा दी जाएगी या आपके भत्ते अतिरिक्त रूप से आपको दे दिए जाएंगे। तो अभिप्रेरण कौन से प्रकार से होता है, वित्तीय प्रकार से होता है। वेतन भत्तों में क्या कर दी जाती है वृद्धि कर दी जाती है, और अवित्तीय प्रकार का भी होता है, यानी अगर पैसा देने में या रुपए देने में कंपनी सक्षम नहीं है भत्ते देने में बढ़ाने में, तो अगर छोटे छोटे कार्य हैं तो कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए वो क्या करते हैं बीच मीटिंग में क्या करेंगे आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको मान्यता प्रदान करेंगे कि कभी भी आके अब हमसे क्या कर सकते हो बात कर सकते हो, किसी भी मैटर में आकर के बात कर सकते हो, ठीक है। और काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है कि तुम अपने हिसाब से क्या करना काम को कर लेना, तुम पर क्या है हमें भरोसा है, तुम समय पर इस काम को क्या कर लोगे पूरा कर लोगे। तो ये क्या होते हैं अभिप्रेरणा होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है इसमें नेतृत्व और अभिप्रेरणा। नेतृत्व किस प्रकार से करना है ताकि कर्मचारियों को क्या हो सके सहयोग प्राप्त हो सके, और अभिप्रेरणा या मोटिवेशन देना है तो 2 तरह का होता है, वित्तीय होता है वेतन या भत्तों में वृद्धि करके होता है, और अवित्तीय होता है प्रशंसा या मान्यता प्रदान करके होता है। तो ये काम किस चीज के हो गए निर्देशन के हो गए। अब अगला काम और लास्ट काम कौन सा देखते हैं नियंत्रण का। ये भी क्या है बहुत महत्वपूर्ण टास्क है। जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट पेपर अगर कोई ले रहा है या परीक्षा कंडक्ट करा रहा है या कोई काम करवा रहा है, तो वो क्या करेंगे आपका जो प्रबंधक होगा वो क्या करेगा आपके कार्य की जांच करेगा, कार्य की क्या करेगा जांच करेगा।
जांच करने के बाद वो आपकी क्या है, त्रुटियों को या कमियों को बताएगा कि आपने इस काम में क्या कमी की है, जिससे आपका क्या है, जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हुआ है। जब कमी को बताएगा फिर उसके क्या करेगा, सुधार के उपाय बताएगा कि आप क्या कर लो, इस चीज को इतना मिला लो या इस चीज को ऐसा कर लो, तो आपका क्या है, प्रोडक्ट या जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं वो बेहतर हो जाएगा। तो नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा काम आएगा, इसमें आपके क्या है, कार्य की जांच की जाएगी। कार्य की जांच करने के बाद आपकी त्रुटियों को या कमियों को बताया जाएगा। कमियों को बताने के बाद उसमें सुधारात्मक उपाय भी बताए जाएंगे कि इस काम को आप इस ढंग से कर सकते हैं ताकि आपका क्या हो जाए, बेहतर ढंग से कार्य हो जाए, ताकि आप या संगठन जो या व्यवसाय जो भी परिणाम चाहता है वो क्या हो सके, प्राप्त हो सके। तो अभी तक हमने क्या देखे हैं, 5 कार्य देखे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और ये अपने आप में चैप्टर का काम करेंगे। 5 चैप्टर जो नेक्स्ट होने वाले हैं वो आपके क्या है, इन्हीं पे डिपेंड है और इनसे क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने बता दिया किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो में आगे क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो और आपको पता लग जाएगा किस तरह का पेपर बनना है या किस तरह के क्वेश्चन जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उससे आपको लाभ होगा या नहीं होगा। तो आज हमने इस वीडियो में जो भी पढ़ा है उसको कंक्लूड करते हैं। तो हमने क्या पढ़ना था, प्रबंधन की परिभाषा पढ़ी थी, यानी उद्देश्यों को किस ढंग से पूरा करना है, प्रभावी ढंग से मतलब समय पर पूरा करना है, कुशलता पूर्वक मतलब न्यूनतम लागत के साथ पूरा करना है, और प्रबंध कार्यों को पूरा कराना है तो उनके लिए क्या है, एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कार्यों का सेट अपनाया जाता है। तो उसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो पहला काम क्या होता है, किसी बिजनेस को ओपन करने से पहले प्लान बनाना पड़ता है। दूसरा काम क्या है, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए क्या होगी, एक टीम होगी या एक संगठन होगा। तीसरा, जब संगठन हो जाता है तो उसमें लोगों की क्या करनी पड़ेगी, नियुक्ति करनी पड़ेगी कि कौन सी पोस्ट पे किस व्यक्ति को हमें बैठाना है उसकी योग्यता के अनुसार। जब नियुक्ति हो जाएगी तो चौथा काम क्या रहेगा, निर्देशन, यानी आप नियुक्ति करने के बाद उनको बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा काम करना है और किस तरह से करना है, उसकी क्या करी जाएगी, समझ विकसित करी जाएगी। तो इसके भी 4 क्या होते हैं, उप कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या होता है, पर्यवेक्षण, यानी आपके काम का सुपरविजन किया जाएगा। दूसरा काम क्या होता है, संप्रेषण, तो इसमें क्या हो जाएगा, संवाद स्थापित किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कौन सा काम कैसे करना है। तीसरा क्या होता है, नेतृत्व। नेतृत्व यानी इस प्रकार से लीडरशिप करना ताकि वो कर्मचारियों का क्या कर सके, सहयोग प्राप्त कर सके, अपनी वास्तविक जो सर्विस डिलीवरी करनी है या वस्तुओं का उत्पादन करना है या मार्केट में पहुंचाना है। चौथा जो कार्य होता है, अभिप्रेरणा होता है। कई बार ओवरलोड वर्क करना पड़ता है, ओवर टाइम काम करना पड़ता है, तो उसका क्या है, या तो वित्तीय रूप में वेतन भत्तों में वृद्धि करके आपको लाभ दिया जाता है जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, और दूसरा अवित्तीय रूप में जनरली आपकी प्रशंसा कर दी जाती है। तो इस तरह के काम आते हैं अभिप्रेरणा के अंतर्गत। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका क्वेश्चन किस तरह बनेगा, निर्देशन में निम्न में से कौन सा कार्य निर्देशन का नहीं है। नंबर पहला दे दिया जाएगा आपको, पर्यवेक्षण दे दिया जाएगा, नेतृत्व दे दिया जाएगा, अभिप्रेरणा दे दिया जाएगा, और चौथा दे दिया जाएगा नियंत्रण। ठीक है, तो नियंत्रण क्या है, निर्देशन का नहीं है, वो एक अलग से कार्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नियंत्रण हो जाएगा। तो नेक्स्ट और हमने क्या पढ़ लिया, नियंत्रण। नियंत्रण में क्या पढ़ा कि कार्यों की जांच होगी, जांच में त्रुटियों को बताया जाएगा, त्रुटियों को बताने के साथ ही आपको क्या है, सुधारात्मक उपाय बताए जाएंगे, जिससे आप क्या कर पाएंगे, अपने कार्यों में सुधार कर पाएंगे, और उससे क्या होगा जो कंपनी का या संगठन का या व्यवसाय का जो भी उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, यानी जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो पूरा होगा। तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।